टॉपिक हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है, जो कि हमारे पास एग्जांपल है फिनाइट ग्रुप की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिनाइट ग्रुप को। फिनाइट ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसका हमारे पास फिनाइट ग्रुप ऑर्डर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, फिनाइट ग्रुप। फिनाइट से मुराद भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे ना वो आपके पास क्या है, फिनाइट है। यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा, फिनाइट होगा। इसकी चंद एग्जांपल है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी एक मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ये भी इसकी एग्जांपल है। साइक्लिक ग्रुप भी फिनाइट ग्रुप की एग्जांपल है। डाइहेड्रल ग्रुप भी फिनाइट ग्रुप की एग्जांपल है। हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप है। इस पे हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि जो डाइहेड्रल ग्रुप है ये एक्चुअली किस ग्रुप की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास फिनाइट ग्रुप की एग्जांपल है। तो फिनाइट ग्रुप जिसका फिनाइट ग्रुप ऑर्डर होता है, तो ये इसकी चंद एग्जांपल थी, लेकिन हमारी डिस्कशन होगी डाइहेड्रल ग्रुप की। तो डाइहेड्रल ग्रुप की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप ये हमारे पास क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप। डाई का मतलब होता है दो। डाइहेड्रल ग्रुप इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज of regular polygon ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है जिसमें हमारे पास क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन आते हैं। अब इस डेफिनेशन में जो हमारे पास वर्ड यूज हुए हैं, एक्चुअली सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास जो वर्ड यूज हुए हैं इसका एक्चुअली मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए रेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसका मतलब है, रेगुलर पॉलीगॉन इसका मतलब है आपके पास एक ऐसी फिगर जिसकी कम से कम तीन साइड्स हो, वो आपस में वो क्या हो, क्लोज्ड हो। ऐसी फिगर जिसमें कम से कम तीन साइड्स हो और वो क्या हो, क्लोज्ड हो। और तीन साइड से मुराद है कि उनकी जो तीन साइड्स और तीन एंगल है वो आपस में क्या क्या होना चाहिए, कंग्रुएंट होने चाहिए। यानी कि वो आपस में उनकी नंबर ऑफ साइड्स और एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि ऐसी फिगर इट इज अ क्लोज्ड फिगर which contain at least three sides, और वो जो साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, कंग्रुएंट है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन सी ऐसी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स और जो एंगल है वो आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। तो इसके हमारे पास एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके हमारे पास ये वाली फिगर है इसके देखिए ये वाले तीनों जो साइड्स है ना वो आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। और इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, यानी कि बराबर होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी है, तीन है। इस साइड से कम वाली फिगर आपस में क्या है, वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकती। और दूसरी इसकी एग्जांपल है स्क्वायर भी ऐसी फिगर होती है जिसकी साइड्स और एंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। इसके अलावा पेंटागन है, तो इसे हम लेते हैं D3। इसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, D4। ये D4 है और D3 है। 3 का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे D4 है, 4 से मुराद नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे आप काउंट करें तो आपके पास कितने साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब अगर बात करें रेगुलर पॉलीगॉन तो हमारे पास ये था। अब हम बात करते हैं सिमेट्रीज के ऊपर कि सिमेट्रीज क्या है। यहाँ पे देखें सिमेट्रीज का मतलब होता है सेम।
तो जो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री यूज हुआ है, इससे मुराद 3 टाइप्स ली जाती हैं। इसका मतलब तो सेम लिया जाता है, यानी कि सिमेट्री सेम। तो यहाँ पे सेम हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, और इसकी सेकंड टाइप है रोटेशनल सिमेट्री, और इसकी थर्ड टाइप है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री पे। तो इसके आठवीं कॉलम में भी ट्रांसलेशन लफ्ज़ यूज हुआ था। ट्रांसलेशन का मतलब है आपके पास, अगर आप प्लेन पे देख रहे हैं ना, प्लेन पे, तो प्लेन पे देखें तो आपके पास जो सेम चीजें है ना, वो आपके पास क्या है, सिमेट्रीज है, ट्रांसलेशनल सिमेट्रीज है। फॉर एग्जांपल मार्बल्स की जो टाइल्स होती हैं दीवारों पे लगी होती हैं या फ्लोर पे लगी होती हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रीज होते हैं। यानी कि एक जो मार्बल होता है वो सेकंड मार्बल से क्या होता है, सिमेट्रीज होता है, यानी कि सेम होता है। इसी तरीके से अगर घरों में देखें तो बेडशीट, बेड के ऊपर जो हम बेडशीट बिछाते हैं ना, तो उन अगर वो चेक्स वाली हैं, यानी कि उनके अंदर बॉक्सेस हैं, तो जो बॉक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिमेट्रीज होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। तो लेकिन इस डेफिनेशन में हमारे पास ये 2 कीवर्ड्स यूज होंगे, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन में भी अगर हम इजाफा करें तो डाइहेड्रल के ग्रुप में, तो ये सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के साथ साथ इसके अंदर ये 2 चीजें होती हैं, रोटेशनल प्लस रिफ्लेक्शन। ये 2 चीजें होती हैं, एक तो ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और साथ इसके रोटेशनल प्लस रिफ्लेक्शन होती हैं, जो कि हमारे पास सिमेट्री से हम लेते हैं, रोटेशनल प्लस रिफ्लेक्शन। ट्रांसलेशन की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रोटेशनल की। रोटेशनल नाम से भी जाहिर है कि रोटेशनल का मतलब है कि रोटेट करना, और रिफ्लेक्शन से मुराद है रिफ्लेक्स, किसी चीज का अक्स। तो रोटेशनल सिमेट्री से मुराद है, यहां पे अगर हम देखें तो हम बात करते हैं रोटेशनल की। तो रोटेशनल सिमेट्रीज, रोटेशनल सिमेट्री, यहां पे देखिए रोटेशनल से मुराद है कोई भी आप एक रेगुलर पॉलीगॉन फिगर ले लें, उसको आप रोटेट करें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिगर ले रहा हूं D4, और 4 से मुराद क्या है, इसके नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। 4 से मुराद इसकी नंबर ऑफ साइड्स है। अब D4 अगर मैं ले रहा हूं तो D4 का मतलब है कि आप कौन सी फिगर लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स और एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो D4 फिगर लेंगे यहाँ पे, तो वो आपके पास फिगर ऐसी होगी। एलिमेंट के नाम लिखने वर्टिक्स के A B C एंड D। फर्स्ट करें इसे हम नाम देते हैं, ये हमारे पास B0 है, यानी कि फर्स्ट फिगर है। अब इसे हमने करना है रोटेट। जब हम इसे एक दफा रोटेट करेंगे तो ये रोटेट ऐसे होगी, तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इसकी फिगर के जो वर्टिक्स है ना, वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो A यहाँ पे है ना फर्स्ट पोजीशन पे, ये D की पोजीशन में चला जाएगा, यानी कि A यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे, C यहाँ पे, B यहाँ पे। एक दफा हमने रोटेट किया ना इसको ऐसे, तो A यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे, C यहाँ पे, B यहाँ पे। ये हमने एक दफा रोटेट की, यानी कि B1। अब सेकंड दफा इसको रोटेट करें। जब आप एक दफा इसे फिर रोटेट करेंगे तो इसका जो ये वाला एलिमेंट है A, ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि B यहाँ पे, A यहाँ पे, D फिर C। ये आपने सेकंड दफा रोटेट किया। इसी तरीके से आप थर्ड दफा रोटेट करें 3 टाइम्स, तो ये आपके पास फिगर होगी, B यहाँ पे होगा, उसके बाद C A एंड D, ये तो आपके पास B3। नेक्स्ट आप इसे रोटेट करेंगे तो आपके पास जो फिगर होगी वो ऐसी होगी, यानी कि D यहाँ पे, उसके बाद C फिर B और ये आपके पास A। ये आपके पास कौन सी रोटेशन है, B4। अब
देखिए आपके पास B4 और B0 दोनों आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है B0 या फिर आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। अगर आपके पास D4 है, 4 एलिमेंट का मतलब है कि इसकी कितनी रोटेशन होगी, 4 रोटेशन होगी, और 4 पे आके आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। चलिए यहाँ पे देखें, जो हमारे पास जो रोटेशन हुई थी ना, अगर मैं लाइन से जाहिर करूं तो फर्ज करें अगर इनकी लाइंस ये थी ना इस डायरेक्शन में, तो जब हमने फर्स्ट दफा रोटेट किया था ना B1, तो इसकी जो डायरेक्शन थी लाइन की वो इस डायरेक्शन थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं B² यानी कि सेकंड दफा रोटेशन की तो इसकी जो लाइन थी ना यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। थर्ड टाइम जब हमने रोटेट किया था तो जो इसकी डायरेक्शन थी वो अपवर्ड हो गई थी। अब जब हमने B4 यानी कि 4 टाइम्स रोटेशन की तो इसकी जो डायरेक्शन थी ना वो इस डायरेक्शन थी। अब देखें ये वाली लाइन की डायरेक्शन और ये वाली लाइन की डायरेक्शन आपस में क्या है, सेम है। इसी वजह से B0 और B4 पे आपके पास क्या शेप आती है, आइडेंटिटी आती है। यानी कि अगर इसमें आपके पास D4 है ना तो 4 पे आके आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास फिगर है, इसके ये वाले वर्टिक्स हैं A B C एंड D। इसमें देखिए आपके पास वर्टिक्स क्या थे, A B C एंड D। इस पे आपके पास ये सेम वर्टिक्स है, ये देखिए सेम वर्टिक्स है ना। तो जो रोटेशन होती है नंबर ऑफ लाइंस इस जानिब है। जब इसको मैंने रोटेट किया था तो इस तरह रोटेट किया था। अब देखें A D C एंड B, तो ये आपके पास क्या था, B1 रोटेशन। जब इसको अगेन रोटेट किया था तो ये इस तरह था रोटेशन। अब देखिए एलिमेंट A D B एंड C। अब इसको मैंने B3 यानी कि 3 टाइम्स रोटेट किया था तो ये एलिमेंट इसकी थी यानी कि डायरेक्शन। B देख लें सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे A D एंड C। जब इसको मैंने 4 टाइम्स रोटेट किया तो वही आपके पास सेम फर्स्ट फिगर आ रही है D C A B यानी कि D C B A। यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उतनी दफा अगर आप रोटेट करें आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमने जो फिगर को रोटेट करना है वो किस एंगल से रोटेट करना है। क्या हम अपनी मर्जी से एंगल को रोटेट करेंगे कि या कोई स्पेसिफिक फार्मूला है जिससे हम इस फिगर को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ एक स्पेसिफिक एंगल है जिस एंगल से हम क्या करते हैं, हर डाइहेड्रल फिगर को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन अराइज हो तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला था राइट होता है। थिंक अगर हम सोचें कि अगर हमने फिगर को रोटेट किया है, when we see the certain figure can be rotate, but how we can understand what will be the actual or exact angle for rotation of dihedral group। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमने देखा तो है कि जो फिगर है वो रोटेट हो रही है, लेकिन उसके लिए क्या कोई एग्जैक्ट या एक्चुअल एंगल ऑफ रोटेशन है डाइहेड्रल ग्रुप के लिए कि उस स्पेसिफिक एंगल से हम इस फिगर को रोटेट करें। तो यहाँ पे उसका आंसर है यस, अ स्पेसिफिक एंगल। और फार्मूला हम लिख सकते हैं कि एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस फिगर को रोटेट करते हैं। तो देखिए हम अगर हम फार्मूला लिखें कि किस स्पेसिफिक एंगल से हम इस जो ग्रुप है या शेप है इसको हम रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि रोटेशन के लिए जो स्पेसिफिक एंगल है ना वो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं।
उसके लिए जो आपके पास एंगल यूज होगा ना, उसका फार्मूला है 2 पाई n, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। उसके लिए ये फार्मूला है 2 पाई ओवर n। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आपने कौन सी फिगर यूज किया, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। अगर उस नंबर ऑफ साइड्स को हम 2 पाई पे डिवाइड करें ना, तो हमारे पास स्पेसिफिक एंगल यूज आता है। अब देखिए, अगर यही एंगल का फार्मूला है हम d4 पे अप्लाई करें, क्या हमें स्पेसिफिक एंगल मिलता है जिस एंगल से हमने रोटेट किया था। अब देखिए d4, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या है 4। तो d4 के लिए मैं एंगल निकालने लगा हूं, तो 2 पाई n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट क्या आता है पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री। यानी कि d4 में जो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन होगी ना, उसका एंगल होगा 90 डिग्री। यहाँ पे देख भी लें कि हमने जो फिगर को रोटेट किया था उसको 90 डिग्री पे रोटेट किया था। इसको अगर 90 डिग्री पे रोटेट करें ना, आपके पास ए डी पे जाता है, डी सी की पोजीशन पे आ जाता है। तो यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन यूज हुई है ना, वो आपके पास कितनी यूज हुई है 90 डिग्री की यूज हुई है। इसी तरीके से अगर हम d4 की निकालें, d5 की, तो आप 2 पाई बाई 5, यानी कि आपके पास जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, वो 2 पाई बाई 5 है। इसी तरीके से अगर हम d3 की निकालें, यानी कि 2 पाई बाई 3, ये आपके पास आता है 120 डिग्री। यानी कि d4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या आता है 120 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन की बात की और रोटेशनल सिमेट्रीज के ऊपर हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट जो हमारे पास सिमेट्रीज की थर्ड टाइप थी, वो हमारे पास क्या थी रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देखें रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्रीज, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन नाम से ज़ाहिर है किसी चीज का रिफ्लेक्ट करना, यानी कि अक्स। अब देखें, अगर कोई फिगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन की अगर मैं डेफिनेशन मेंशन करूं, रिफ्लेक्शन मींस टू फेसेस। क्या इससे मुराद है टू फेसेस। एक आपके पास एक्चुअल इमेज, एक आपके पास क्या होता है एक्चुअल इमेज होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी क्या होती है रिफ्लेक्शन होती है। एक तो वो एक्चुअल इमेज होता है, दूसरी उसकी क्या होती है रिफ्लेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये कोई भी इमेज है, उसकी नंबर ऑफ लाइंस की डायरेक्शन इस सिमत है, अगर इसको मैं रिफ्लेक्ट करूं, अगर इसको मैं क्या करूं रिफ्लेक्ट करूं, जो नंबर ऑफ लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है ना, वो क्या हो जाएंगी इस तरफ आ जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी जो डायरेक्शन थी नंबर ऑफ लाइंस की, वो इस जानिब है। अब ये देखें, ये आपके पास क्या था एक्चुअल इमेज, यानी कि नाम दे लें आप इसके पास, आपके पास है A1 सॉरी A0, यानी कि आपके पास एक्चुअल इमेज है। ये आपके पास क्या है जी उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इमेज यानी कि A1। अब अगर A1 को मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करूं, तो जो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी ना, ये दोबारा इस तरफ हो जाएगी। यानी कि अगर मैं A स्क्वायर करूं, तो इसकी डायरेक्शन फिर इस डायरेक्शन अलोंग होगी, यानी कि A स्क्वायर पे आपके पास क्या आता है A0, या आपके पास क्या आता है आइडेंटिटी। तो रिफ्लेक्शन से मुराद है कि किसी भी ग्रुप की या शेप की हम 2 दफा रिफ्लेक्शन करें, तो आपके पास क्या आता है एक्चुअल इमेज आता है, यानी कि वही आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहां से देखिए रिफ्लेक्शन के आपके पास कितने फेसेस हुए 2, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, वो A1 और A स्क्वायर पे आपके पास क्या आता है आइडेंटिटी आता है। जबकि हमारे पास रोटेशन पे क्या थे, आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, एक तो B1 B2 B3, जबकि B4 पे आपके पास क्या आया था आइडेंटिटी एलिमेंट था। ये आपके पास आपने यूज किया था रोटेशन के लिए, रोटेशन सिमेट्रीज के लिए। यानी ये जो आपके पास है A1 A स्क्वायर पे आपके पास क्या आ रहा है आइडेंटिटी, ये आप यूज करेंगे फॉर रिफ्लेक्शन के लिए।
यहाँ से एक चीज अंडरस्टैंड करें कि रोटेशन के लिए अगर आपके पास 4 एलिमेंट है ना, तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 4 पे आपके पास आइडेंटिटी होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, 1 होगा, यानी कि अगर 2 लें तो वो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये थी रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं अगर हम D4 की रिफ्लेक्शन करना चाहें, अगर यहाँ से अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, फर्ज करें D4 ले लें, आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम फार रिफ्लेक्शन के लिए D4 की, यानी कि D4 इसको हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। D4 की ये वाली आपके पास फिगर है, A B C एंड D। एक तो आप इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे, अगर इस फिगर को आप ऐसे रिफ्लेक्ट करें तो जो A और D है ना, ये आगे चले जाएगा, यानी कि एक दफा रिफ्लेक्शन पे आपकी फिगर के जो वर्टिक्स है ना, C और B अपनी फर्स्ट पोजीशन पे, और जबकि D और A की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने इस तरफ इसको क्या किया था, रिफ्लेक्ट किया था। अगर आप अगेन इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर इसी डायरेक्शन भी आपके पास A0 है, ये आपके पास क्या है, A1। अगर आप अगेन रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है C एंड B फिर अगेन आगे आ जाएंगे, यानी कि D और A आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे और C एंड B आपके पास वही सेम पोजीशन। अब देखिए A स्क्वायर पे या A0 पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, सेम वही। ये इसकी थी फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो अब किसी और तरीके से हम इस चीज को रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ये था इसके फर्स्ट, यानी कि इस तरीके से हम इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड जो टाइप है कि दूसरे वे से भी हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, वो यहाँ पे अगर A B C D है ना, तो इसको हम ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसे। तो अगर यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन करें तो आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो D एंड C, फर्स्ट पोजीशन पे A एंड B, इस तरीके से हम इसके रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अगर आप अगेन रिफ्लेक्शन करें, आपके पास वही सेम एलिमेंट होंगे, अगेन अगर आप रिफ्लेक्शन करें तो यहाँ पे देखें A और B आपके पास उसी पोजीशन पे, D और C आगे चले जाएंगे, D एंड C। अब देखें ये A0 था, ये A1 और A स्क्वायर पे या A0 पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वही सेम। इसी तरह की आपके पास सेकंड बेस था। अब जो इसका थर्ड बेस है वो आपके पास, अगर ये आपके पास फिगर है A B C एंड D, आप इसको ऐसे भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ऐसे, यानी कि A और C वैसे रहेंगे, A D और B की आप पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि ऐसे A और C आपका सेम, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B। इस तरीके से भी आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। यह थर्ड बेस था। और इसका फोर्थ जो बेस है A B C एंड D, आप ऐसे भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ऐसे, यानी कि B और D को कांस्टेंट रखें, यानी कि फिक्स रखें, और ऐसे इसकी रिफ्लेक्शन करें। तो जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपके पास जो एलिमेंटिक्स हैं D और B आपके पास क्या है, फिक्स है, A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी और वे से इस चीज को रिफ्लेक्शन कर सके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रोटेशन थी वो हमारे पास कितनी थी, 4 थी, और जबकि हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है, वो भी 1 2 3 4, यानी कि उसके भी हमारे पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखूं नोट के लिए, अगर आपके पास D4 है ना, तो नंबर ऑफ वेज फॉर रिफ्लेक्शन वो कितने होंगे, 4। अगर आपके पास D4 आपने ग्रुप यूज किया ना, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज फॉर रिफ्लेक्शन कितने होंगे, 4 होंगे। हमने चेक भी किया एग्जांपल में। इसी तरीके से अगर आप D5 लेंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितने होंगे, 5 होंगे। इसी तरीके से अगर आप D3 लेंगे तो इसकी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे।
इसी तरीके से अगर आप dn लेते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने वेज होंगे, n वेज होंगे, यानी कि जितने n की वैल्यू होगी आपकी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतनी होगी और नंबर ऑफ रोटेशन भी आपके पास उतनी होगी। तो यानी कि जो डेफिनेशन थी जिसमें हमने लिखा था कि रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, उसका एक्चुअली मतलब होता है n प्लस n। n ही आपके पास रोटेशन होती है, n ही आपके पास क्या होती है, उस चीज की रिफ्लेक्शन होती है। ये था आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्रीज। अब नेक्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन पे हम बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, सॉरी डिहाइड्रल ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप को। एक बेस हमारे पास है dn, dn से भी हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और n से मुराद आपके पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n से मुराद नंबर ऑफ साइड उस रेगुलर पॉलीगॉन की। और हम d2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 2n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उस ग्रुप के। 2n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर तो अकॉर्डिंग टू हम बेस को ग्रुप थ्योरी के बेस पे चेक कर रहे हैं डाइहाइड्रल ग्रुप को, तो उसमें आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन यूज होगी वो dn यूज होगी। अगर हम बेसिक बुक यूज करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन यूज होती है जनरली वो d2n यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इससे बड़ा होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो डाइहाइड्रल ग्रुप है ना उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो आपके पास 2n होंगे। जबकि ग्रुप थ्योरी के बेसिस पे वो dn लेता है, n से मुराद नंबर ऑफ साइड्स लेता है। दोनों की बातें सही है क्योंकि n प्लस n का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन प्लस नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर d4 था फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रुप यूज किया था d4, तो 4 से मुराद नंबर ऑफ साइड है। अगर मैं यहाँ पे d2n लगा दूं और n की वैल्यू 4 रखूं तो वो आपके पास आ जाएगा d8। यहाँ पे 8 से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और 4 से मुराद नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि दोनों d4 भी ले सकते हैं, d8 भी ले सकते हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज का ग्रुप जनरेट करते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप का। तो यहां से हम ग्रुप जनरेट करने लगे हैं डाइहाइड्रल ग्रुप का। तो देखिए ग्रुप जनरेट करने का तरीका, जनरेट फॉर ग्रुप, जनरेट ऑफ ग्रुप। यहाँ पे हम डाइहाइड्रल ग्रुप का ग्रुप जनरेट करने लगे हैं। आपने सबसे पहले देखिए कि फिगर, अगर हमने एग्जांपल d4 यूज की थी तो सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ रोटेशन लिखे। कितने रोटेशन थी, एक b1 था, b2, b3 एंड b4 पे आपके पास क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। ये आपके पास क्या थी, रोटेशन थी। इसके बाद आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपके पास a1 था और a2 पे आपके पास क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। या आप इसे ऐसे लिख लें, रिफ्लेक्शन पहले लिख लें कि a1 और a2 पे आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। उसके बाद आप रोटेशन लिख लें, b1, b2, b3 एंड b4 पे आपके पास आइडेंटिटी है। क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इसे हम एक ही सेट में लिखेंगे तो दो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट ग्रुप में रिपीट नहीं करते। अब देखिए a स्केयर पे भी आइडेंटिटी है, b4 पे भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो हम इसको दो दफा लिखेंगे, हम इसे एक ही दफा लिखेंगे। या आप यहाँ से b4 को कैंसिल करके यहाँ पे लिख दें कि b4 पे भी आपका एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है, उसे आप एक ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल रिफ्लेक्शन की थी, यहाँ पे सिंपल हमने क्या की थी, रोटेशन की थी। अब हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन को मिक्स करने लगे हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन भी करेंगे और उसी के साथ उसकी रोटेशन भी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को रोटेशन के साथ मल्टीप्लाई करें,
तो वो आपके पास एलिमेंट आएंगे ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, यानी कि यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन भी हो रही है और साथ उसकी क्या हो रही है, रोटेशन भी हो रही है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन भी हो रही है, साथ उसकी रोटेशन भी हो रही है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ना, यहां से लेकर ये वाले, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये वाले आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये वाले एलिमेंट आपके पास क्या है, रोटेशन है। ये वाले एलिमेंट आपके पास क्या है, रोटेशन है। तो अब देखिए ये वाला एक ग्रुप है, ऐसे भी ग्रुप को हम जनरेट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका इसका है लिखने का कि D4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट के अंदर। सबसे पहले आप इसकी रोटेशन लिखें B1 B2 B3 B4 पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम एक ही दफा लिखेंगे। इसके बाद आप इसकी रोटेशन रिफ्लेक्शन लिख लें A1। अगर मैं A स्केल लिखूं ना तो उसमें भी क्या आता है, आइडेंटिटी। तो सेट के अंदर आपके पास क्या आ रही है, रिपीटेशन आ रही है, जबकि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं आती, यानी कि इस चीज को नहीं हम लिखेंगे। अब इसके बाद A को हम क्या करेंगे, रोटेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिखें AB1 AB2 AB3, या 1 लिखे चाहे ना लिखें, ये आपके पास सेट जनरेट हो गया। एक इस तरीके से भी सेट को लिखे जा सकते हैं, इस तरीके से भी सेट को लिखा जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर कितने हैं, 8 हैं। तो यानी कि D4 भी लिख सकते हैं, D8 भी लिख सकते हैं। D4 से मुराद था नंबर ऑफ साइड्स, जबकि D8 से मुराद है इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स। तो ये था जनरेट ऑफ अ ग्रुप D4 के लिए हमने ग्रुप जो उसका ग्रुप था ना वो जनरेट किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ऑर्डर की, कि हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि D4 के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ D एलिमेंट के लिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप DN, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर हम किस तरह चेक करते हैं, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो उसका फार्मूला है 2n, यानी कि DN का जो ऑर्डर है उसका फार्मूला क्या है, 2n, और n से मुराद आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैंने ग्रुप D4 यूज किया था तो यानी कि D4 के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 4, इसको यूज करें फार्मूले में। तो D4 इसका ऑर्डर चेक करना है, तो 2 × 4 एलिमेंट कितने हैं, 8। अब काउंट करें, इसके अंदर 8 एलिमेंट थे। तो अगर मैं चेक करता हूँ D3 के लिए, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो D3 का हमें ऑर्डर चेक करना है, तो 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि D3 में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से सो ऑन आप n तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस चीज़ का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप की। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप। कुछ प्रॉपर्टीज है डाइहेड्रल ग्रुप की, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है ये आपके पास क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। यहाँ पे हम लिखें डाइहेड्रल ग्रुप इज नॉन अबिलियन। ये आपके पास नॉन अबिलियन होगा, क्योंकि आप ए बी लें या बी ए लें, ये कभी भी आपके पास बराबर नहीं होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन लें, उसके बाद उसकी रोटेशन करें। इसमें है कि पहले रोटेशन करें, बाद में उस चीज की रिफ्लेक्शन करें, तो उसके जो वर्टेक्स के एलिमेंट है ना वो सेम नहीं होंगे, यानी कि फिगर हमारे पास क्या होगी, सेम नहीं होगी। इस वजह से ये डाइहेड्रल ग्रुप आपके पास क्या है, नॉन अबिलियन है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज एग्जिस्ट।
यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है 1 है। यानी कि हर डाइहेड्रल ग्रुप में ऑर्डर 1 का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकंड चीज की प्रॉपर्टी है थर्ड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर 2 का भी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, और हमें पता है कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो A2 पे आपके पास क्या आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, यानी कि A स्केयर का आपके पास ऑर्डर क्या है 2 है, यानी कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी ऑलवेज डाइहेड्रल ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे D4 के लिए ना कुछ फार्मूलाज हैं। D4 से मुराद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम D2 की बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसके अंदर D2 है यानी कि ऑर्डर उसका क्या है 2 है, तो उसके लिए अगर तो n हमारे पास इफ n इज ओड एक चीज, या हमारे पास n+1 इफ n इज इवन। अगर तो हम जो dn ले रहे हैं उसमें n की वैल्यू अगर हमारे पास n है ना वो ओड है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर जिसके 2 एलिमेंट होंगे ना वो n होंगे। फर्ज करें अगर आप यहाँ पे D3 की बात करें ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ओड है, तो उसमें हमारे पास n की वैल्यू सेम n3 रहेगी, और ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे 3 होंगे। अगर आप यहाँ पे D4 लेते हैं D4, तो उसके अंदर जो एलिमेंट यहाँ पे देखिए जो n है ना वो आपके पास क्या है इवन है, तो n+1 यानी कि 5, यानी कि उसके अंदर जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। तो क्योंकि हमने चेक भी किया था D4 का जो हमारे पास ग्रुप था ना, यानी कि B1 B2 B3 B4 पे आइडेंटिटी A AB AB स्क्वायर एंड AB क्यूब, इसके अंदर जो आपके पास ये वाले जो एलिमेंट है ना ये वाले, इनका ऑर्डर आपके पास क्या है 2 है, क्यों ये आपके पास इवन था, और इवन n+1 यानी कि 5 आता है, तो ऑर्डर ऑफ 2 ऑलवेज कितना होगा इसका 5 होगा। 1 2 3 4 5 ये जितने भी एलिमेंट है ना ये ऑर्डर 2 के हैं। तो यानी कि 2 के लिए कॉन्सेप्ट था अगर आप n यानी कि n से मुराद ओड लेते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के n होंगे, अगर आप n की वैल्यू इवन लेते हैं तो ऑर्डर 2 के लिए आपके पास एलिमेंट कितने होंगे n+1, यानी कि उससे एक ज्यादा होगा। अच्छा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें एक इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है, द जनरेटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप इज डिफर फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप। कि इसके अंदर जो जनरेटर डाइहेड्रल ग्रुप में यूज होता है ना वो डिफर होता है साइक्लिक ग्रुप से। क्यों डिफर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना कि हमारे पास दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे हमारे पास आइडेंटिटी आई थी। एक तो हमारे पास डी स्क्वायर पे सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर से हमें आइडेंटिटी मिली थी, और हमारे पास B4 से हमें आइडेंटिटी मिली थी D4 के केस में। यहाँ पर देखिए दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ए स्क्वायर पे आइडेंटिटी आ रही है, B4 पे भी आइडेंटिटी आ रही है। हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप जो हम यूज करते थे उसके लिए हमारे पास एक ही एलिमेंट होता था जो जनरेट करता था ग्रुप को, उसे हम लिखते थे कि ANE, यानी कि एक ए ही एलिमेंट आता था जो आपके पास आइडेंटिटी आता था, यानी कि ए जनरेटर था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मुख्तलिफ एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप में जो जनरेट हो रहे हैं ना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट है, जबकि साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट आता था। तो यानी कि जनरेटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप इज डिफर फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप। उसकी वजह यही है क्योंकि इसके अंदर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे आइडेंटिटी आती है, जबकि साइक्लिक ग्रुप में एक ही एलिमेंट पे आपके पास क्या आती है आइडेंटिटी आती थी। ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
थ्योरम की, तो इसके अंदर एक थ्योरम यूज होता है थ्योरम, डाइहेड्रल ग्रुप के रिलेटेड थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ dn is 2। ये इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि द ऑर्डर ऑफ dn इज 2n, कि dn का जो ऑर्डर है वो क्या होता है 2n होता है। इसे हम प्रूव करते हैं यहाँ पे, प्रूफ। यहाँ पे हमें कंसीडर करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगॉन and label the position of certain polygon, यानी कि जो भी हमने पॉलीगॉन यूज किया है ना उसको लेबल करते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन के हम नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर ऐसी फिगर है, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स थे, यानी कि ये वाले। अगर इसको मैं नाम दूं n, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके पास 1 पोजीशन है, 2 है, ये 3 है, तो यानी कि n टाइप्स की ये पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जर्व दैट अगर 1 को मैं यहाँ पे फिक्स करूँ ना, 1 को यहाँ पे मैं फिक्स करूँ, तो उसी के साथ मुझे 2 को, अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूँ ना, तो 1 को अगर मैं फिक्स करूँ यहाँ पे, तो ये वाली मेरे पास लाइन है, 2 यहाँ पे आता है। अगर 1 को यहाँ मैं फिक्स कर दूँ तो 2 मेरे पास यहाँ पे भी आ सकता है। अगर 1 को मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ, 2 मेरे पास यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे। यानी कि 1 की पोजीशन सेम है, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है ना उसकी पोजीशन या तो उसके आगे आ सकती है या उसके पीछे आ सकती है। यानी कि 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है। यानी कि 1 मेरा यहाँ पे भी अगर मैं रखूं तो 2 यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। यानी कि फर्स्ट कंसीडर 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइस है। 1 को सबसे पहले फिगर स्टार्ट करने से पहले 1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अगर नेक्स्ट के एलिमेंट यहाँ पे होगा तो n को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। यानी कि 1 के लिए मेरे कितने चॉइसेस है, n चॉइस है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं थोड़ी सी, इफ सेम सिमेट्री we write vertex 1 fix into a position iota, the adjust vertex 2 will also move along, सॉरी 1। अगर यहाँ पे 1 को मैं कहता हूँ कि अयोटा के नाम से फिक्स कर लेता हूँ, तो 2 इसके साथ मूव होगा, क्योंकि 2 इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। अगर 1 को यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ ना ऐसे, तो हमेशा मुझे 2 को यहाँ या ऐसे रखना होगा, या मुझे 2 को यहाँ पे ऐसे रखना होगा। यानी कि अगर अयोटा 1 को मैं अयोटा रखता हूँ ना, तो 2 की पोजीशन या तो अयोटा के साथ अयोटा प्लस 1 होगी या अयोटा माइनस 1 होगी। अयोटा प्लस 1 का मतलब है या तो 2 1 के आगे आ सकता है, या फिर अयोटा माइनस 1 का मतलब है कि 2 अयोटा के पीछे आ सकता है। यानी कि 2 पोजीशन इसके लिए, या तो वो आगे या वो इसके पीछे आ सकता है। क्योंकि फिगर में दिखा रही है ना कि इसको हम उल्टा भी दे सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे। अगर यहाँ पे मैं 1 यहाँ पे 2 ऐसे फिगर ले लो, तो यहाँ पे देखिए 2 इसके क्या है, पीछे है। यानी कि अयोटा फिक्स करते हैं तो 2 के लिए 2 साथ मूव होगा, तो उसके लिए पोजीशन है अयोटा प्लस 1 अयोटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए अब 2 के लिए अयोटा तो फिक्स हो गया ना, तो ये आपके पास कितनी किसके लिए पोजीशन थी, 2 के लिए पोजीशन थी।
या तो 2 अयोटा प्लस 1 या के अयोटा के आगे आ सकता है या अयोटा के पीछे आ सकता है। अब 2 के लिए कितनी पोजीशन है, अयोटा के लिए n पोजीशन है और 2 के लिए आपके पास कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन है, या तो अयोटा के आगे या अयोटा के पीछे। जबकि अयोटा को हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, सबसे पहले n पोजीशन है। तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें बाय काउंटिंग प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, n डॉट 2 यानी कि 2n। तो यानी कि dn का ऑर्डर क्या हुआ आपके पास, 2 हुआ। सबसे पहले दोबारा देखें कि कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड लेबल द पोजीशन सर्टेन पॉलीगॉन। कि हमने एक पॉलीगॉन ली जिसके अंदर आपके पास कितनी साइड्स थी, n साइड्स थी, उसके आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप चेक किया कि सिमेट्रीज अगर मैं 1 को फिक्स करता हूँ ना तो 1 के साथ कौन सी चीज मूव कर रही है, 2 जो पॉइंट है ना वर्टेक्स, ये मूव करेगा। अब 2 के लिए 1 के लिए तो मेरे पास चॉइसेस है, 1 को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यानी कि मेरे पास 1 के लिए कितनी चॉइसेस है, n चॉइस है। और 1 को मैंने नाम दिया अयोटा, वो हमारे पास फिक्स है, उसके लिए नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, n है। अब 1 के साथ 2 मूव होगा, अब 2 के लिए चॉइस है वो 3 पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए चॉइस या तो ये है या तो ये है, या तो वो अयोटा के आगे आ सकता है या वो अयोटा के पीछे आ सकता है। यानी कि 2 के लिए 2 ही चॉइस है, यानी कि 2 के लिए कितनी चॉइस है, 2 है। तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपके पास dn का ऑर्डर कितना आता है, 2 1 आता है। इसी तरीके से इसकी आगे एग्जांपल है कुछ, तो 2-3 हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए dn की एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स ऑफ dn यानी कि डाइहेड्रल ग्रुप। लेट यहाँ पे आप D4 ले लिया था ना, अब D3 लेते हैं, यानी कि आपने कौन सा ग्रुप यूज किया, D3 लिया। सबसे पहले देखिए D3 है ना, तो नंबर ऑफ रोटेशन लिखिए इसकी। D3 के लिए नंबर ऑफ जो रोटेशन होगी ना वो B1 B2, जबकि B3 पे आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि B4 पे आइडेंटिटी आया था, तो अब D3 है तो B3 पे आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इसी तरीके से आप रिफ्लेक्शन ले लें, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आप लें रिफ्लेक्शन, तो या तो A1 होगा और A स्केयर पे आपके पास आइडेंटिटी। इसी तरीके से रोटेशन B1 B2 और B3 पे आइडेंटिटी है ना, तो हम इसे इकट्ठा लिख देते हैं यहाँ पे B3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो AB स्केयर, ये आपके पास D3 था। अगर मैं इसका आर्डर निकालूं D3 का तो आपके पास क्या होता है, 2 3 यानी कि 6, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। तो जो दूसरा वेज है लिखने का इस ग्रुप को D3 को, वो आपके पास है कि D3 हम लिख सकते हैं B1 B2 B3 पे आपके पास आइडेंटिटी। इसी तरीके से रोटेशन रिफ्लेक्शन 1, फिर रिफ्लेक्शन रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ रोटेशन। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो ये 2 डिफरेंट वेज हैं हमसे चेक करने के। और अगर कोई आप एग्जांपल और ले लें, यहाँ पे अगर आप लिखें D5 5 ले लें, रिफ्लेक्शन तो आपके पास यही रहेंगी। अब 5 पे आके आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो रोटेशन B3 B4, मतलब B5 पे आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी, तो यहाँ पे AB3 एंड AB4, तो 5 है, तो यानी कि ऑर्डर 5, यहाँ पे 5 इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 10 हुए। तो इसी को अगर आप एक्सपेंड करें यहाँ से थोड़ा सा, तो अगर D5 था ग्रुप तो सबसे पहले रोटेशन कितनी आएंगी इसके अंदर, 4, और जबकि B5 पे आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी, इसके बाद इसका A रिफ्लेक्शन, इनका स्केयर पे फिर आइडेंटिटी आता है, तो AB2 आगे AB3 एंड AB4। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऑर्डर कितना था इसका, 10 था। इसी तरीके पता n एलिमेंट लेके उसका ऑर्डर और उसका ग्रुप जनरेट कर सकते थे। ये हमारे पास dn था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे un पे, वो भी हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप का एक एग्जांपल है। थैंक्स वेरी मच।